वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। और चैनल में आपकी अगर फर्स्ट एंट्री है तो खुशामदीद है। और ये भी गुजारिश है कि आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और आज का वीडियो पूरा देखें ताकि आप समझ लें कि आज हम नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम फॉर्म करते हैं और उससे बाद हम उसको इंटरोगेटिव फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। इंटरोगेटिव फॉर्म which is very important as far as concern our speaking. If you want to speak in English, mostly time you have to raise some questions. अगर हम बातचीत करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें सवाल करने की आवश्यकता होती है। तो आज हम सीखेंगे कि सेंटेंस को प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव फॉर्म में कैसे बनाया जाता है। तो उसके पहले हम देखेंगे नेगेटिव फॉर्म, देन वी विल लर्न हियर हाउ टू चेंज इनटू इंटरोगेटिव फॉर्म्स हियर। तो लुक हियर, इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके हम पिछली बार भी हमने आपसे कहा था कि दो नाम हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट यानी वर्तमान, इंडेफिनिट यानी अनिश्चित, और टेंस यानी काल होता है। पूरा अगर इसको मिला के देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ और इसके बाद ये हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी साधारण वर्तमान काल। नाम दो लेकिन काम एक ही है। आइए, ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, हम इसको देखते हैं हम किसको फॉर्म करते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है। यहाँ हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा और ये हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया है, इंक यहाँ पर कलर चेंज किया है ताकि ये समझ में आ जाए कि इस सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है। उसके बाद ये है, फिर से हम बता दें, ये जो वी लिखा है ये वर्ब को बता रहा है और फर्स्ट को ये बता रहा है कि वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है यानी पहले रूप में है। पहला रूप हम अपनी आसानी के लिए बोल देते हैं लेकिन ग्रामेटिकल नेम इसका होता है पास्ट टेंस। तो वर्ब का ये प्रेजेंट टेंस है और इसको हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। इसके बाद आवश्यकता अनुसार इसमें एस, ई एस या आई ई एस का यूज़ किया जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट का। तो सेंटेंस के ज़रिए हम सीखेंगे कि हम कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी हियर अ सेंटेंस इन हिंदी। मैं अंग्रेज़ी सीखता हूँ। मैं अंग्रेज़ी सीखता हूँ, इसको हमने चेंज किया यहाँ पर सबसे पहले। अब ये जो प्लेसमेंट है आप देखिएगा कि हिंदी का प्लेसमेंट अलग होता है और अंग्रेज़ी का प्लेसमेंट शब्दों का अलग होता है, वर्ड्स का प्लेसमेंट अलग होता है। यहाँ हमने सबसे पहले ये सब्जेक्ट लिया यानी कर्ता, काम करने वाला। उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आती है। लेकिन जब हम फॉर्म करते हैं सेंटेंस अंग्रेज़ी में तो सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। बीच में सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पर डू या डस का इस्तेमाल किया है और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वह सेंटेंस नहीं है तो कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब ज़रूर आती है। तो चलिए देखें, मैं अंग्रेज़ी सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। हमने देखिए इसको एक कोशिश की है कि उसके नीचे लिखा जाए ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए कि इसको हम स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ करते हैं। तो हमने सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट ही लिखा है, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब होता है यहाँ पर कर्ता यानी करने वाला। मैंने आपसे कहा है पिछले वीडियोस में कि कोई भी वर्ड्स अगर यूज़ किया जाता है तो वो किस पस मंज़र में यूज़ किया जा रहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट शोज़ द मीनिंग। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट जो है सेंटेंस का बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, इसलिए सब्जेक्ट का अर्थ यहाँ विषय नहीं है या प्रजा नहीं है। यानी जो प्रजा होती है, राजा की प्रजा वाली प्रजा, तो वो सब्जेक्ट भी वहाँ पर प्रजा का यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है उस प्रजा के यूज़ के लिए और विषय के लिए भी यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कर्ता। तो सबसे पहले हमारा कर्ता ये है करने वाला। यहाँ हमने आई का यूज़ किया है और आपको बताने के लिए ही का यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि जब हमने सेंटेंस को नेगेटिव बनाया तो ये यूज़ हुआ है, लेकिन जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें डायरेक्ट वर्ब आई है और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट आया है। तो सबसे पहले फिर से सुनिएगा हिंदी का सेंटेंस कैसे बन रहा है और अंग्रेज़ी का कैसे बन रहा है। तो यहाँ देखा मैं अंग्रेज़ी सीखता हूँ, लेकिन जब यहाँ पर आए हम तो मैं के लिए हमने यूज़ किया आई और यहाँ पर आ गई है वर्ब।
हिंदी के वाक्यों में शब्दों की जमावट अलग होती है और इंग्लिश के सेंटेंस में वर्ड्स का प्लेसमेंट अलग होता है। तो यहाँ पर वर्ब डायरेक्ट आ गई है वर्ब और इसके बाद में इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश। अब ये जो यहाँ पर आपने देखिए कि एस या ई एस नहीं लगा है, तो आप अगर मेरे पिछले वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने आपको बताया है कि जो वर्ब्स होती हैं वो 5 रूपों में, 5 फॉर्म में हमारे सामने आती हैं। बहुत डिटेल में बताया गया है, तो आप इसके पिछले वाला वीडियो ज़रूर देखेंगे। अभी अगर मैं रिपीटिशन करूँगा तो फिर वीडियो का टाइम जो है ज़्यादा हो जाएगा, तो आप उस पर चले जाइएगा। तो अब यहाँ पर ये है, हमने ये जो वर्ब है ये प्लूरल फॉर्म में है, और जब कोई प्लूरल फॉर्म में वर्ब होती है तो वो प्लूरल फॉर्म का सब्जेक्ट ही यूज़ किया जाता है, केवल आई इसके लिए एक एक्सेप्शन होता है। तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे आई लर्न इंग्लिश, लेकिन जब इसको हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस नेगेटिव जब बनता है जब उसे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसको याद कर लीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में केवल और केवल 2 ही ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ की जाती हैं। एक की जाती है डू और एक की जाती है डस। डू का प्रयोग कब किया जाता है और डस का प्रयोग कब किया जाता है? जब वर्ब में एस लगता है तो डस नॉट लिखते हैं, और जब वर्ब में एस नहीं रहता है तो डू नॉट लिखते हैं। सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो यहाँ वर्ब में एस नहीं है तो हमने डू नॉट लगाया और सेंटेंस को कंप्लीट किया। हिंदी का वाक्य देखेंगे, मैं अंग्रेज़ी नहीं सीखता हूँ। आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी नहीं सीखता हूँ का ट्रांसलेशन यानी अनुवाद होगा, मैं आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी नहीं सीखता हूँ। इसी तरह से हमने यहाँ पर यूज़ किया है वह अंग्रेज़ी सीखता है, तो ये हो जाएगा ही लर्न्स इंग्लिश। ही लर्न्स इंग्लिश। अब यहाँ पर क्यों आया, एस क्यों लगा? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा एक वचन का है, यानी सिंगुलर नंबर का सेंटेंस है, यानी इससे एक का बोध होता है या एक का एहसास होता है। बस इतना ही है। आप समझ लें कि जब कभी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर का होता है जिसमें हमें एक का एहसास हो या अकेले का एहसास हो, सिंगल का एहसास हो, तो वर्ब में एस या ई एस या आई ई एस लगना ही है। अब ये जो मैंने आपसे कहा कि वर्ब में एस ई एस, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं कि जिनमें रिक्वायरमेंट केवल एस की होती है, जैसे लर्न, यहाँ पे केवल एस की ज़रूरत है तो हमने लर्न्स किया और एस लगाया। कुछ में ई एस लगता है, जैसे गो यानी जाना, उसका अगर हम सिंगुलर फॉर्म बनाएंगे वर्ब का तो हमें ई एस लगाना होगा, तो वो हो जाएगा गोज़। और कुछ वर्ब्स हमारी ऐसी होती हैं कि जिनको सिंगुलर फॉर्म में यानी एक वचन रूप में अगर बनाना होता है तो उसमें हम आई ई एस लगाते हैं, जैसे फ्लाई, एफ एल वाई, फ्लाई यानी उड़ना या उड़ाना। जब उसका सिंगुलर नंबर बनाया जाएगा तो वाई को रिमूव करके उसकी जगह पर आई ई एस लगाएंगे और वो सिंगुलर फॉर्म बन जाएगी। आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ देखा हमने ही लर्न्स इंग्लिश, वह अंग्रेज़ी सीखता है। अब इसी सेंटेंस में यहाँ हो जाएगा इसका नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक सेंटेंस, तो ये हो जाएगा वह अंग्रेज़ी नहीं सीखता है। वह अंग्रेज़ी नहीं सीखता है। इस नहीं के लिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाना होगा, और जो ऑक्सिलरी आएगी वो आएगी डज। क्यों आएगी? क्योंकि वर्ब में एस लगा हुआ है। तो जब वर्ब में एस होता है तो डज नॉट लगाकर सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जाता है, और उसके बाद इस वर्ब का एस हटा दिया जाता है। ठीक है, देख लिया आपने कि ये जो वर्ब्स है इनका एस यहाँ पर नहीं रहेगा। एक बार अगर वो डज में चला गया तो यहाँ से एस हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और इसके बाद में इंग्लिश यू लिखा हमने ऑब्जेक्ट, तो ये सेंटेंस हुआ ही डज नॉट लर्न इंग्लिश। आइए बेशुमार सेंटेंसेस को मैं आपको यहाँ बोल कर बताता हूँ और उसके स्ट्रक्चर पर मैं आपको ये पॉइंट करूँगा, आप उसको ज़रा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिया, मैं अंग्रेज़ी सीखता हूँ। इसके बाद अगर मैं यहाँ कर दूँ मैं की जगह तुम, यहाँ देखिएगा कि इसको मैं की जगह मैं यहाँ पर इसको करता हूँ, यहाँ पर तुम अंग्रेज़ी सीखते हो।
तुम अंग्रेज़ी सीखते हो, यहाँ मैंने आपके लिया सीखते हो, तुम अंग्रेज़ी सीखते हो, तुम अंग्रेज़ी सीखते हो। तो ये हो जाएगा तुम अंग्रेज़ी सीखते हो का हम जो है यहाँ से आई हटा देंगे। अब हमारा सब्जेक्ट जो है वो आई नहीं है, यू है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा यू, यानी ये प्लूरल की तरह व्यवहार करेगा। तो यू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेज़ी नहीं सीखते हो। अब यहाँ पर हम सेंटेंस बनाएंगे तुम अंग्रेज़ी नहीं सीखते हो। तो ये देखिएगा यहाँ पर हुआ तुम अंग्रेज़ी नहीं सीखते हो, तुम अंग्रेज़ी नहीं सीखते हो। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आई की जगह हम लगाएंगे, यहाँ पर इसका यूज़ होगा वो होगा यू, यू डू नॉट लर्न इंग्लिश। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, यू डू नॉट लर्न इंग्लिश, ये जो हमने बनाया है। अब ये सारा सेंटेंस ये यू भी आएगा तो लर्न होगा, यू लर्न इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश। और इसी सेंटेंस में अगर हम प्लूरल रख देंगे, प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे यहाँ बॉयज़ लिख दें तो बॉयज़ लर्न इंग्लिश होगा। आप नोट करके चले जाएंगे, बॉयज़ लर्न इंग्लिश। इस जितने भी प्लूरल फॉर्म के सेंटेंस हैं, अगर गर्ल्स होगा, लड़कियां अंग्रेज़ी सीखती हैं, तो गर्ल्स के लिए भी वर्ब में एस नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये प्रॉपर आपके समझ में आ रहा होगा कि कहाँ हम डू नॉट का, आपका मकसद केवल ये है कि आप कंफ्यूज ना हो, भ्रम में ना पड़ें कि कहाँ हमें वर्ब में एस लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। सिंपल सी बात है, लर्न करिए इसको कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर संबंध मोहन, सोहन, सीता, गीता, आ बॉय, आ गर्ल, आ टीचर, एन इंजीनियर, आ बॉय, आ वूमेन, जितने भी सिंगुलर नंबर के हैं वर्ब में एस लगेगा। और प्लूरल नंबर का एक्सेप्ट आई, आई यहाँ पर अपवाद है कि आई जो है वो बहुवचन की तरह यूज़ किया जाता है, आई के साथ भी वर्ब में एस नहीं लगेगा। अब नोट करें इसको, आई लर्न इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश, दे लर्न इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश, बॉयज़ लर्न इंग्लिश, गर्ल्स लर्न इंग्लिश, चिल्ड्रन ये भी बहुवचन का द्योतक है, यानी बहुवचन शो करता है। तो चिल्ड्रन लर्न इंग्लिश। इसी तरह से हमने देखा बॉयज़ लर्न इंग्लिश, स्टूडेंट्स, अब ये बहुवचन हो गया विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ लर्न आएगा, लर्न इंग्लिश। मतलब ये सारे सेंटेंस जो मैंने अभी आपसे कहे हैं, ये सारे के सारे बहुवचन यानी प्लूरल नंबर वाले सब्जेक्ट हैं। अब देखिए, मैं आपको सिंगुलर नंबर वाले सब्जेक्ट यानी उन जिनका कर्ता एक वचन का है, जिससे हमें एक का एहसास होता है, एक का बोध होता है, वो अब मैं आपसे कह रहा हूँ। आप इसको फिर से ध्यान से सुनिएगा कि ये सेंटेंस हुआ, ही का तो मैंने लिख ही दिया था, ही लर्न इंग्लिश, ही लर्न्स इंग्लिश, ही सिंगुलर नंबर, तो वो आपको भी सिंगुलर नंबर किया एस लगाकर, ही लर्न्स इंग्लिश। अब शी क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो क्या आएगा, लर्न आएगा कि लर्न्स आएगा, लर्न्स आएगा क्योंकि एक वचन है, राइट। तो शी लर्न्स इंग्लिश। इसी तरह से मान लीजिए कोई बालिका का नाम है सीता, तो सीता एक हुई, तो इसके साथ क्या आएगा, लर्न आएगा कि लर्न्स आएगा। सीता एक है तो वर्ब का भी सिंगुलर नंबर लर्न्स ही आएगा, सीता लर्न्स इंग्लिश। इसी प्रकार से अ बॉय एक है, एक का एहसास हुआ तो लर्न आएगा कि लर्न्स आएगा, लर्न्स आएगा, राइट। तो यहाँ पर अ बॉय लर्न्स इंग्लिश। मोहन एक नाम हुआ, एक है, तो मोहन के साथ क्या आएगा, मोहन लर्न इंग्लिश होगा या मोहन लर्न्स इंग्लिश होगा। मोहन एक वचन है तो वर्ब भी ले आइए एक वचन में, है ना, उसको आप एक वचन करिए क्योंकि हर एक वर्ब प्लूरल फॉर्म में होती है, उसको एक वचन बनाया जाता है, पिछले वीडियोस में देखिएगा। तो फिर वर्ब में का हमने यहाँ पर एक वचन बनाया तो हो गया लर्न्स इंग्लिश, मोहन लर्न्स इंग्लिश। अब जब इसका नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो नेगेटिव में होगा मोहन डज नॉट, जहाँ वर्ब में एस लगा है वहाँ डज नॉट, और जहाँ वर्ब में एस नहीं लगा है डू नॉट।
तो उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंस पूरे समझ में आ गए होंगे कि सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में कैसे बनाया जाता है। कुछ सेंटेंसेस मैं आपको और देता हूँ। इस सेंटेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब ये ध्यान देने वाली उन स्टूडेंट्स की है जो एकदम बिगिनर्स हैं, लर्नर्स हैं और स्कूल एजुकेशन में हैं, 6 to 12 या कोई भी लेवल के स्टूडेंट हों। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस का उन्हें क्वेश्चन पेपर में सामना करना पड़ता है। आई डू इट या आई डू माई वर्क। और दूसरा सेंटेंस है ही डज इट या ही डज हिज वर्क। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, हमें मतलब इस यहाँ से कि ही के साथ जो है वो डज का यूज़ किया गया है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि जब कभी सेंटेंस को यहाँ बनाना होता है तो स्टूडेंट आंसर कैसे लिखता है। मैं आपको पहले रॉन्ग आंसर जो हमारी पहली नज़र में हमारा स्टूडेंट लिखने की कोशिश करता है वो करता हूँ और फिर मैं आपको इसको सही करके बताता हूँ। देखिएगा इसको। अब स्टूडेंट ने देखा कि आई डू इट, तो उसने कहा कि भाई मैंने तो देखा है कि आई डू नॉट लगा देते हैं सेंटेंस में, हमने पढ़ा है, तो वो इसको लगाने का प्रयास करता है। देखिए कैसे बनाएगा वो। उसने लिखा यहाँ आंसर और लिखा यहाँ पर आई डू और इसके बाद नॉट लगाया और सेंटेंस को यहाँ कंप्लीट करके ये हो गया उसका, आई डू नॉट इट। इसी तरह से इस सेंटेंस का आंसर अगर वो लिखने की कोशिश करेगा तो वो लिखता है यहाँ पर ही और उसको पता है कि डज नॉट लगता है तो वो लग जाएगा डज नॉट इट या ही डज नॉट हिज वर्क। जो भी लिखना होगा वो यहाँ पर लिख के देगा और डू नॉट लगाकर, डज नॉट लगाकर, इट लगाकर लगा देता है। ये सेंटेंस यहाँ पर रॉन्ग है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो डू है ये ऑल टाइम ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये मुख्य क्रिया भी है, मेन वर्ब के रूप में भी व्यवहार करता है। केवल डू और डज और एक इट आएगा जो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। जब वहाँ आएगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो यहीं पर आपको एक बार क्लियर कर दूंगा ताकि ये जो मैं अक्सर इनको पढ़ाने के समय इनको डू डज को और इट को भाई बहन कहता हूँ और ये हमारे स्टूडेंट्स को हमेशा कन्फ्यूज़ करते हैं, उनको भ्रम फैलाते हैं, वो डायरेक्ट इसी तरह से उसका आंसर लिखते हैं। यानी 99% स्टूडेंट इसको आई डू नॉट इट लिखते हैं। अब पहले मैं आपको इसकी बात कर लूँ क्लियर पूरी, ताकि आज आपको समझ में आ जाए कि ये डू है क्या भला। यहाँ पर डू मतलब करना है और जैसे हर एक क्रिया के 5 फॉर्म होते हैं वैसे इस डू क्रिया के भी 5 फॉर्म होते हैं। मैं यहाँ पर आपको लिखकर बताता हूँ कि ये भी, अब जब ये मुख्य क्रिया के रूप में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ होता है करना। तो इसका जो प्रेजेंट टेंस है वो होता है डू, प्रेजेंट टेंस। नंबर 1 हो गया प्रेजेंट टेंस, यानी मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। देखिए ये डू प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में ये आके क्या हो जाता है डिड। पास्ट पार्टिसिपल, नाम याद रखिएगा, पास्ट पार्टिसिपल में ये हो जाएगा डन। अब चौथे नंबर में क्या आता है? 4th नंबर में आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जिन्होंने मेरे वीडियोस रेगुलर देखे हैं, वॉच किए हैं उन्होंने, और जो मुझे फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, तो वो उनको पूरी तरह से ये मैंने आपको बता चुका है वीडियोस में। तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा तो उसको पूरा देखिएगा कि किस तरह से मैंने वर्ब के 5 फॉर्म्स यानी 5 रूप बताए हैं और बड़ी डिटेल में आपको समझाए भी हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस में डू, पास्ट टेंस में डिड और पास्ट पार्टिसिपल में डन, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हो जाता है ये डूइंग, और सिंगुलर नंबर ऑफ द वर्ब में हो जाता है ये डस। अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ हिंदी में होता है करना, ये मतलब होता है करना। पास्ट टेंस में हो जाता है इसका अर्थ किया, और पास्ट पार्टिसिपल में होता है कर चुका या कर लिया, और यहाँ पर होता है कर रहा। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। किसी भी वर्ब में जब उसके मूल रूप में आईएनजी लगता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाता है। तो ये हमने लिखा कर रहा।
देखिए, और ये सिंगुलर नंबर ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब भी मैंने आपसे कहा ना कि जिस तरह से नाउन यानी संज्ञा एक वचन बहुवचन होती है, उसी प्रकार से क्रिया यानी वर्ब भी एक वचन बहुवचन होती है। फर्क इतना है कि नाउन को हम बहुवचन बनाते हैं जबकि वर्ब को हम एक वचन बनाते हैं। वर्ब अपने आप में प्लूरल फॉर्म में हमेशा होती है। तो यहाँ पर इस डस का अर्थ होता है करता है, और ये फार्मूला सारी के सारी वर्ब्स में लेंगे आप। जैसे टेक यानी लिया, टेक यानी लेना, टुक यानी लिया, टेकन यानी ले चुका या ले लिया, टेकिंग ले रहा, और टेक्स यानी लेता है। आप एक सारी वर्ब्स की एक लिस्ट बना लीजिए, कॉलम वाइज बनाइए अपनी कॉपी में, 5 कॉलम बनाइए कॉपी में, और इन 5 बार की मैंने आपसे कहा कि एक बार तो आप अपने आप में ये तय कर लें कि अब हमें तो सीखना है लर्न फॉर एवर, हमेशा के लिए। ये रोज़ रोज़ का आपको टेंस का क्यों इतना टेंशन रहता है कि जब भी हमें टेंस की बात आती है तो हम टेंस में हो जाते हैं या टेंशन आ जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। एक बार समझ लें, इसके 5 कॉलम बनाएं और बेशुमार वर्ब्स ले लें। बहुत सी ऐसी जनरल इंग्लिश की बुक होती हैं जिनमें ये 5 फॉर्म्स नहीं तो 3 फॉर्म्स तो दिए जाते हैं, चौथा फॉर्म तो आप खुद बना सकते हैं। मैंने आपके कहा कि मूल रूप में आईएनजी लगा दीजिए। कुछ वर्ब ऐसी होती है कि ई हटाकर आईएनजी लगाते हैं उसमें, और वर्ब में एस ई एस या आई एस तो लगता ही लगता है, तो वो 5वां और फॉर्म होता है जिसकी चर्चा अक्सर अंग्रेज़ी की जो बुक होती हैं उनमें नहीं होती। जो मैंने आपको बताया है कि सिंगुलर नंबर ऑफ द वर्ब्स, वर्ब का एक वचन, इसकी चर्चा बहुत कम होती है, और ये इकट्ठा 5 प्रकार से बताया भी नहीं जाता, और ये 5 प्रकार का ही टेंस में यूज़ होता है। जिनके ये वर्ब्स परफेक्शन होती हैं तो उनके कन्वर्सेशन भी परफेक्ट होते हैं, और जिनके टेंस क्लियर होते हैं, टेंस परफेक्ट होते हैं, तो एक कंफर्ट जोन में अपने आप को पाते हैं whenever they start their speaking. So before starting our speaking, we should learn all these things so that our sentences will be always correct. हमारे सेंटेंस हमेशा करेक्ट होंगे जब we will feel ourselves in our comfort zone, जब हम अपने आप को कंफर्ट जोन में कहेंगे। तो सेंटेंस का जो ऐड करना है, इंग्लिश स्पीकिंग इज़ वेरी इजी। यू ओनली कनेक्ट द वर्ड्स। There is no need, and as far as concerned the English speaking here, there is no need to use all type of grammatical auxiliaries. You can use particular forms of the verb. जो verb का जो particular form है, जैसे उसने taken किया भाई, उसने he has taken it. Yes, I have taken, मैंने ले चुका है, he has taken। इसी प्रकार से मैं आपसे कहूँगी, आप समझ गए, you got it, आपको समझ में आ गया। तो कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो उनकी शाब्दिक अर्थ नहीं लिए जाते, बल्कि वो कॉजिटिव वर्ब्स कहलाती है जो जिसमें यूज़ होता है। तो ये धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। केवल हम ये तो देख लें कि जो हमारी वर्ब्स हैं वो 5 रूप में हम उनसे परिचित हैं कि नहीं हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, आज मैं आपको समझा दिया। तो ये आई डू इट, तो ये देखेंगे आप यहाँ पर, आई डू इट, मैं यह करता हूँ। अब इसका नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव, मैं ये नहीं करता हूँ। तो ये जो वर्ब है, एक्चुअली ये वर्ब जो है ये हमारी मुख्य क्रिया है, और जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हमेशा हमने देखा है कि वर्ब में अगर ऐसा नहीं है तो डू नॉट तो लगाएंगे ही लगाएंगे, हम डू नॉट तो लगना ही लगना है। अब ये वापस वर्ब कहाँ जाएगी, तो वो वापस वर्ब यहाँ आएगी, फिर ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा इस तरह से, आई डू नॉट डू इट। तो ये जो पहला डू नॉट आया है, ये वर्ब में एस नहीं होने के कारण सहायक क्रिया डू का इस्तेमाल किया गया है, और फिर वापस मुख्य क्रिया तो हमारी आएगी ही, ये होना है। ज़्यादातर स्टूडेंट इसको गोल कर देते हैं, भाई आपने लगा दिया, आपने ऑक्सिलरी वर्ब के साथ तो नॉट लगाया है, डू नॉट हो गया है, लेकिन वो फिर वर्ब कहाँ जाएगी। जैसा कि हमने दूसरे सेंटेंस में किया था, आई लर्न इंग्लिश, तो आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, यानी वहाँ पे लर्न वर्ब थी तो लर्न आया, यहाँ डू है तो डू तो आएगा ही। तो दैट इज़ द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स। इसी तरह से ही डज इट, तो अब आपने डज नॉट लगा दिया तो फिर ये डू कहाँ जाएगा, तो ये डू वापस यहाँ आएगा, यानी यहाँ से एस हट जाएगा। तो ये सेंटेंस आपको करना होगा, ही डज नॉट डू इट, या ही डज नॉट डू हिज होमवर्क, हिज वर्क,
या होमवर्क जो भी आ जाए, इससे हमें मुराद नहीं है। ये तो मैंने ऑब्लिक लगाया, या तो ये या तो वो। आप तो ये समझे कि यहाँ पर डज आना है और ये वापस वर्ब का मूल रूप यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ये आता है एग्जाम्पल में। ये हर 10th 11th 12th और 9th के पेपर में आपको ये सेंटेंस नेगेटिव और कई बार और टिपिकल हो जाता है जब इसको हम इंटरोगेटिव फॉर्म में बनाते हैं। तो अब मैं अगले कुछ मिनट में आपको इंटरोगेटिव फॉर्म यहीं बता देता हूं ताकि आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। चलिए नेगेटिव सेंटेंस को और इंटरोगेटिव को हम और देखते हैं। ये सेंटेंस हमने कुछ बनाए हैं। आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। तो आई, अब यहाँ देखिए कि आई के साथ वर्ब में एस तो लगा नहीं है। अगर वर्ब में एस नहीं लगा है तो हम डू लगाएंगे। तो ये बात अच्छी तरह से याद कर लें कि वर्ब में एस नहीं है तो डू नॉट, और वर्ब में एस है तो डज नॉट। तो सेंटेंस का जो रिटन फॉर्म में होगा उसको तो बनाना बहुत आसान है। और एज आर स्पीकिंग आफ्टर लर्निंग दैट यू विल बी एबल टू फॉर्म एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेज हियर। और एक बार हमें सीख लिया तो ये कन्वर्सेशन करने में या इंग्लिश स्पीकिंग में हमारे लिए बहुत आसान होता है कि मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। आई डू नॉट राइट अ लेटर। मैं मूवी देखता हूँ, आई वॉच मूवीज़। मैं मूवीज़ नहीं देखता हूँ, आई डू नॉट वॉच मूवीज़। तो ये सारे सेंटेंस आप नेगेटिव इस तरह से बना सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन, एंड आफ्टर लर्निंग इट इज़ आवर ड्यूटी टू वी शुड टेक सम वर्ड्स, वी शुड टेक सम सेंटेंसेज एंड ट्राई टू मेक इट फ्रिक्वेंटली एट होम एट आवर लेजर टाइम। जब कभी हमें अपना खाली वक्त मिलता है तो वी शुड यूटिलाइज इट अबाउट लर्निंग इट, एंड वेन एवर वंस अ टाइम यू विल लर्न इट एंड यू विल लर्न फॉर एवर, यू विल नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज द लर्निंग प्रोसेस डिपेंड्स इन आर नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस ये है कि एक दो बार में कोई सीखता नहीं। वी शुड टेक सम टाइम्स एज फार एज कंसर्न आर लर्निंग के लिए हमें कुछ समय लेना होता है। और हम ये नहीं हो सकता कि वंस अ टाइम यू रीड एंड यू विल लर्न फॉर एवर। तो ये नेचुरल लॉ के हमारे ख़िलाफ़ है और अगेंस्ट द वी कांट गो अगेंस्ट द नेचर। हम नेचर के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। वी शुड टेक सम टाइम एंड आफ्टर टेकिंग टाइम यू विल लर्न फॉर एवर, यू विल नेवर फॉरगेट इट, है ना। फिर अब आप तो सिर्फ भूल ही नहीं सकते। आप कोई भी रास्ता होता है, अगर हम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो हमें तो एड्रेस लेना होता है। कई बार ऑटो वाले के पास हमें इसको समझाना पड़ता है यहाँ जाना है। सेकंड टाइम कुछ मुश्किलें होती हैं, अगर उसने रास्ता गलत बना लिया या कोई दूसरा रास्ता उसने इख्तियार किया तो हम उसको वहीं उसको टोक देते हैं कि भाई आप पिछली बार इस रास्ते से गए थे, हम तो आप इस रास्ते से। और जब हम बार बार आप जा रहे हैं तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है ना किसी से पूछने की, ना परखने की, एंड इट इज़ आर लर्निंग प्रोसेस। तो ये लर्निंग प्रोसेस है और बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपको नोट करना है और फ्रिक्वेंटली इसको यूज़ करना है। अब मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। बॉयज़ प्ले क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। अब लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो ये हो जाएगा बॉयज़ डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहीं से इस सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव फॉर्म में बना सकते हैं। तो जो हमारा इंटरोगेटिव फॉर्म होता है वो प्रश्नवाचक कहलाता है। प्रश्न हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या लड़के फुटबॉल खेलते हैं? तो ये डू बॉयज़ प्ले क्रिकेट। क्या लड़के क्रिकेट खेलते हैं? डू बॉयज़ प्ले क्रिकेट। अब यहीं पर हमने देखा आपने को ये फार्मूला बनाया, इसको नोट कर लें आप। ये फार्मूला, ये नेगेटिव का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है और ये इंटरोगेटिव का बनाया है। और इसी में अगर आप क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे तो ये पहले हो जाएगा। एक सेंटेंस में आपको बोलकर बनाता हूँ और आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। वीडियो कहीं लंबा ना हो जाए इसके लिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम में आपको सिर्फ एक कोई ऐसा वीडियो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि आपको कैसे क्वेश्चन करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ख़ास तौर पर हम क्वेश्चन वर्ड्स को लेकर, यानी WH क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं उनका यूज़ हम हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे करते हैं वो बताएंगे आपको। तो यहाँ पर ये डू बॉयज़, क्या लड़के क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगाया। तो लड़के क्रिकेट कब खेलते हैं, अगर कब कहना है तो ये जो है इसके पहले ही हमें वैन का यूज़ करना होगा। वैन या हाउ, लड़के क्रिकेट कैसे खेलते हैं, या वेयर, लड़के क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, है ना, या वाई, लड़के क्रिकेट क्यों खेलते हैं। तो आप ये थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा इसको देख के, नोट करके कि वैन डू बॉयज़ प्ले क्रिकेट, लड़के क्रिकेट कब खेलते हैं। हाउ डू बॉयज़ प्ले क्रिकेट, लड़के क्रिकेट कैसे खेलते हैं।
और वेयर डू बॉयज़ प्ले क्रिकेट, लड़के क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, और वाई डू बॉयज़ प्ले क्रिकेट, लड़के क्रिकेट क्यों खेलते हैं। अब इसी सेंटेंस को मैं आपको बनाता हूँ, बोल कर बताता हूँ, आप किसकी प्रैक्टिस करिएगा कि आई लिव इन भोपाल, आई लिव इन इंदौर, आई लिव इन जबलपुर, आई लिव इन दिल्ली। अब आपको पता बताना है कि किसी ने आपसे पूछा वेयर डू यू लिव, वेयर, तो ये क्वेश्चन आ गया, देखिए वेयर, फिर ये डू सब्जेक्ट में, वी लिव, ये हमारी वर्ब आ गई, माने इसी क्वेश्चन में होगा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो आप कहेंगे आई लिव इन जबलपुर, आई लिव इन नागपुर, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन पटना, एंड वट एवर सिटी यू कैन से हेयर। तो ये हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, वॉट डू यू डू, ये हो जाएगा वॉट डू यू डू। तो इस सेंटेंस को हम जितने भी चाहें, आप स्कूल कब जाते हैं, वैन डू यू गो टू स्कूल, आप ऑफिस कब जाते हैं, वैन डू यू गो टू ऑफिस, आप ऑफिस कैसे जाते हैं, तो हाउ डू यू गो टू स्कूल, हाउ डू यू गो टू ऑफिस, हाउ डू यू गो टू मार्केट, हाउ डू यू गो टू योर वर्किंग प्लेस, हाउ डू यू गो टू डिफरेंट टाइप ऑफ वट एवर ऑब्जेक्ट यू वांट टू यूज़, यू कैन यूज़ देयर। तो ये सेंटेंस का प्लेसमेंट, एक बार आपने स्ट्रक्चर को सीख लिया, देन आप इसको फॉरगेट नहीं कर सकते, भूल ही नहीं सकते आप इसको। बस ज़रूरत इस बात की है, द नीड इज़ दैट यू शुड हैव मेक सम प्रैक्टिस फ्रिक्वेंटली, एंड आफ्टर सम इंटरवल यू विल कीप प्रैक्टिसिंग एट होम है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर आप कभी भी इसको भूल नहीं पाते। तो मुझे समझता हूँ कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हमारे 4 तरह के सेंटेंसेस थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बन जाएगा। यहाँ नॉट लगाना हो तो सेंटेंस के बाद नॉट, यहाँ पर वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाता है। एक सेंटेंस बनाकर बता देता हूँ मैं आपको बहुत जल्दी से कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो, आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। ये देखिए ये जो सेंटेंस बना है हमारा, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है, यानी ये इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों फॉर्म में है। तो ये जो नॉट का स्थान है ये हमेशा इसके बाद होता है। देखिए आप, नॉट का स्थान जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद होता है। आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो, आप सब्जियां क्यों नहीं खाते हो, वाई डू यू नॉट ईट वेजिटेबल्स, आप हॉकी क्यों नहीं खेलते हो, वाई डू यू नॉट प्ले हॉकी। इस तरह से हम सेंटेंसेस जो हैं, ये हमारा एक और फॉर्म बन जाएगा जो कहलाता है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। तो ये जो सेंटेंसेस हैं, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, और ये भी हमने क्वेश्चन वर्ड के साथ बता दिया। क्वेश्चन वर्ड का स्थान हमेशा इस ऑक्सिलरी भी वो आपके बाद होता है। जब ये क्वेश्चन वर्ड लग गया तो ये हमारा स्मॉल लेटर में हो जाएगा यहाँ पर डू। तो ये अगर आप इसको पॉज करके अगर देख रहे हैं और जो सेंटेंसेस मैंने आपसे कहे हैं हिंदी में पहले भी, उसको आप अगर बार बार देखते रहेंगे तो मुझे लगता है कि अब आपको लाइफ में कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अन्य वीडियो में फॉलो करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा मैं कंप्लीट आपको क्वेश्चन फॉर्मेशन इसी टेंस में और दूसरे सेंटेंस में बताऊंगा कि हर एक टेंस में सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसको कैसे हम अलग अलग नेगेटिव और इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में किस तरह से हम उसको चेंज करते हैं। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग मी, ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट।